ए रेकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी अर्थात एक नश्वर की अमरता की यात्रा का अभिलेख। अध्याय 11 से 20। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 11 बोतल खोलना कठिन। अध्याय 11 बोतल खोलना कठिन। वापसी में हानली को कुछ वरिष्ठ शिष्यों को छोड़कर ज्यादा लोग नहीं मिले जो इस बात को लेकर उत्सुक थे कि हानली लंगड़ाकर क्यों वापस आ रहे थे, परंतु चूंकि उसने कुछ नहीं कहा इसलिए उन्होंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जैसे ही वह अपने कमरे में वापस लौटा, उसके पैर के अंगूठे में दर्द असहनीय हो गया। हानली अपने बिस्तर पर बैठ गए और अपनी चोट की जांच करने के लिए अपने जूते उतार दिए। सूजन अविश्वसनीय थी। उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर एक प्रभावशाली उभार था, जबकि उनके पैर के अंगूठे का क्यूटिकल खून से लाल हो गया था और एक बड़ी मिर्च जैसा लग रहा था। हानली ने जल्दी से अपने तकिए के नीचे से जड़ी बूटियों की एक बोतल निकाली। डॉक्टर मो द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई इस दवा ने रक्त के थक्के को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा दिया। डॉक्टर मो ने इतनी आसानी से इस स्तर की दवा नहीं दी। यह मूल रूप से झांकटाई के लिए था, जिससे बख्तरबंद हाथी के रास्ते का अभ्यास करते समय अनिवार्य रूप से चोट लग जाएगी। हानली ने नहीं सोचा था कि वह इस दवा का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। औषधीय बोतल खोलने पर कमरे में तेज जड़ी बूटी की खुशबू भर गई। उन्होंने अपनी चोट पर थोड़ी सी मात्रा लगाए और तुरंत आराम महसूस हुआ। जैसा कि डॉक्टर मो ने कहा था, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। एल्डमो की दवा सचमुच अद्भुत थी। हानली ने एक साफ कपड़ा लिया और अपने जूते वापस पहनने से पहले अपने पैर को लपेट लिया। उत्कृष्ट। दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। उसने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिया, मानो अपने दर्द की सीमा का परीक्षण कर रहा हो। संतुष्टि में सिर हिलाया क्योंकि उसे लगा कि चलना पहले की तुलना में आसान था। अब उस रहस्यमयी बोतल के रहस्य को सुझाने का समय आ गया था जिसके कारण उसे इतनी चोट लगी थी। हानली ने अपने लबादे से बोतल निकाली और उसकी प्राकृतिक चमक बहाल करने के लिए उसे साफ किया। इस डेटा की उत्पत्ति की जांच करें, जो N0V11 के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये बोतल इतनी बड़ी नहीं थी और एक हाथ से इसकी गर्दन की पूरी लंबाई को लपेटा जा सकता था। ये वास्तव में उस बोतल से छोटी थी जिसमें डॉक्टर मो की दवा थी। बोतल में चमकदार हरी चमक थी और उस पर गहरे हरे रंग की पत्ती का पैटर्न उकेरा हुआ था जो लगभग जीवंत लग रहा था। जब हानली ने बोतल की सतह पर डिजाइनों की आकृति को महसूस किया तो ऐसा लगा मानो बोतल पर वास्तविक पत्तियां जड़ी हुई हो। अपने हाथ में बोतल का वजन करते हुए हानली को पता नहीं था कि इस बोतल को बनाने के लिए किस प्रकार की धातु का उपयोग किया गया था, या ये चीनी मिट्टी की भी थी। बोतल में ठंडा धात्विक एहसास नहीं था, न ही उसमें चीनी मिट्टी की चमक थी। हानली ने काफी देर तक बोतल का अवलोकन किया था और केवल एक चीज जिसके बारे में वह निश्चित था वह ये थी कि उसे नहीं पता था कि इसे बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था। हरे रंग की छाया आंतरिक रूप से सामग्री का ही हिस्सा लगती है, न कि वह रंग जो इसे बनाने के बाद जोड़ा गया था। ये देखकर कि बोतल कितनी कसकर बंद थी, हानली स्वाभाविक रूप से उत्सुक हो गए। बोतल पर नजर डालते ही उसे ये देखने की तीव्र इच्छा हुई कि अंदर कुछ है भी या नहीं। उसने एक बार फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश की। एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास। ऐसा लग रहा था मानो बोतल का ढक्कन गर्दन में फ्यूज हो गया हो। ये लगभग ऐसा था मानो वह हिलने से इनकार कर रहा हो। हानली आश्चर्यचकित था। जब उसने पहली बार बोतल उठाई तो दर्द की लहरों के कारण वह उसे खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सका और उसे एहसास नहीं हुआ कि बोतल कितनी जिद्दी थी। लेकिन अब जब हानली ने अपने पैर को संभालना समाप्त कर लिया था और अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह अभी भी बोतल को नहीं खोल सका। हानली ने ढक्कन को एक बार फिर मोड़ने की कोशिश की जब तक कि उसकी बाहों में दर्द न होने लगा, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए उसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
उसने अपनी बाहें फैलाई और ढीली की, अपनी कलाई इधर उधर घुमाई। अभी अभी उसने बोतल खोलने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च की थी और उसके प्रयासों से उसकी कलाई पर तनाव आ गया था। बोतल को अपनी आंख के नीचे दबाकर वह उसका और भी करीब से निरीक्षण करने लगा। दुर्भाग्य से ढक्कन के नीचे कोई गुप्त तंत्र नहीं था जो उसे इसे आसानी से खोलने की अनुमति देता। इससे हान ली निराश हो गया। वह बोतल खोल नहीं पा रहा था, तो उसे कैसे पता चलेगा कि अंदर कुछ है या नहीं। यदि इसे इतनी मजबूती से बंद किया गया था, तो निश्चित रूप से इसके अंदर कुछ कीमती चीज थी। हान ली ने बोतल को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और उसे खाली नजर से देखा। अंत में उसने फैसला किया था कि वह झांग टाई को जाने देगा, जो कई बार ऐसा कर चुका था उससे अधिक मजबूत, इसे आजमाए और देखे कि क्या वह इसे खोल सकता है। वह जानता था कि वर्तमान झांग टाई 10 बाल्टी से अधिक पानी आसानी से पहाड़ों से ऊपर और नीचे उठा सकता है, जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। इन दिनों ये झांग टाई ही था जो हर दिन विशाल पानी की टंकी में पानी भरता था। निर्णय लेने के बाद हान ली झांग टाई के स्थान की ओर चला गया, इस उम्मीद में कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा। किसी की प्रतीक्षा करना सचमुच अप्रिय था। हान ली को लगा कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। आखिरकार काफी देर तक इंतजार करने के बाद जैसे ही झांग टाई ने दरवाजा खोला, एक चरमराती आवाज सुनाई दी। ऊपर देखने पर हान ली ने देखा कि झांग टाई ने केवल एक पतला कपड़ा पहना हुआ था। उसका पूरा शरीर भाप बन रहा था क्योंकि उसे पसीना आ रहा था। हान ली जानता था कि यह उसकी साधना का परिणाम है, इसलिए उसे यह अजीब नहीं लगा। ये देखकर कि हान ली पहले से ही अपने घर में उसका इंतजार कर रहा था, झांग टाई दंग रह गया। लेकिन इससे पहले कि झांग टाई कुछ कह पाता, हान ली ने अधीरता से बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। भाई झांग, कृपया मुझे अपनी सहायता दें और इस बोतल को खोलने में मेरी मदद करें। आपको ये कहाँ मिला? ये काफी अच्छा लग रहा है। बोतल लेते समय झांग टाई ने टिप्पणी की। जी 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 टेल नोट, बोतल घुमाने की आवाज है। ये बोतल बहुत कसकर सील की गई है। इसे खोलकर देखना बहुत कठिन है। इसे बनाने में किसका उपयोग किया गया? झांग टाई ने सीधे पीछा करना शुरू कर दिया। वह बोतल खोलने में भी सक्षम नहीं था। मैं यह नहीं कर सकता, ये बोतल नहीं खुलेगी। आप अपनी सहायता के लिए किसी वरिष्ठ शिष्य को क्यों नहीं ढूंढते? झांग टाई ने माफी मांगते हुए अपना सिर हिलाया और सुझाव के साथ बोतल हान ली को वापस सौंप दी। यहाँ तक कि आप इसे नहीं खोल सकते। हान ली अधिक चिंतित हो रहा था और कमरे के चारों ओर घूमने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। आपके पैर को क्या हुआ? झांग टाई ने हान ली के पैर को देखकर पूछताछ की। ये कुछ भी नहीं है, मैंने सड़क पर एक चट्टान को लात मारी। हान ली को पता नहीं क्यों, लेकिन वह अभी तक झांग टाई को बोतल के साथ अपनी आश्चर्यजनक मुठभेड़ के बारे में नहीं बताना चाहता था। अभी वह बोतल को अपना निजी रहस्य बनाए रखना चाहता था। हान ली अपने दिल में बहुत निराश महसूस कर रहा था। वह इस समय झांग टाई के साथ बैठकर बातचीत नहीं करना चाहता था और उसकी खेती कैसे प्रगति कर रही है, इसके बारे में संक्षेप में पूछने के बाद हान ली तुरंत कमरे से बाहर चला गया और अपने व्यक्तिगत समाधान के तरीके के बारे में सोचने के लिए वापस अपने स्थान पर लौट आया। संकट। अपने कमरे में वापस लौटते हुए हान ली ने बोतल को मेज पर रख दिया और उसे गौर से देखने लगा। साथ ही उसका दिमाग रहस्यमयी बोतल को खोलने का उपाय सोचने में लगा हुआ था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 12, बोतल तोड़ना। अध्याय 12, बोतल तोड़ना। पेंट। हान ली ने बोतल को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और आंखों में गुस्सा लिए हुए बोतल को मेज पर पटकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अगर मैं अपने शरीर की ताकत का उपयोग नहीं कर सकता, तो मुझे इसे तोड़ने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करना चाहिए। हान ली ने कष्टप्रद बोतल को खोलने के कई तरीकों के बारे में सोचने के बाद फैसला किया। हान ली को बहुत पहले ही समझ आ गया था कि क्रूर ताकत और हिंसा का इस्तेमाल कोई समाधान नहीं है।
इस प्रकार की विधि, हालांकि सरल और अपरिष्कृत थी, आमतौर पर सबसे प्रभावी थी। लेकिन जिस क्षण उसने रहस्यमय और जटिल डिजाइन वाली उस खूबसूरत बोतल को टुकड़ों में तोड़ने के बारे में सोचा, हान ली को अपने दिल में एक हल्का दर्द महसूस हुआ जो उसे पीछे खींच रहा था, जिससे वह इतने खूबसूरत खजाने को छोड़ने के लिए बेहद अनिच्छुक था। यदि रहस्यमय बोतल को खोलने के लिए कोई अन्य तरीका होता, तो हान ली क्रूर बल का उपयोग करने के बजाय उन्हें चुनता। यदि उन्होंने अन्य वरिष्ठ शिष्यों से मदद मांगी, तो वे इसे खोलने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन हान ली ने अनजाने में रहस्यमय बोतल को एक कीमती वस्तु के रूप में मानना शुरू कर दिया था और दूसरों को इसके अस्तित्व के बारे में बताने में बेहद अनिच्छुक थे। N0V8 एल्बन से उत्पन्न ये सामग्री अज्ञात जानकारी की सुरक्षा करती है। वर्तमान हान ली रहस्यमय बोतल के बारे में अपनी जिज्ञासा से लगभग पागलपन की ओर प्रेरित हो गया था। हालांकि वह जानता था कि यह सिर्फ एक खाली बोतल हो सकती है, फिर भी वह शर्त लगाने को तैयार था कि बोतल किसी कीमती चीज की रक्षा कर रही थी। जितना वह बोतल खोलने में असमर्थ था, उसकी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती गई। अगर वह बोतल के अंदर का रहस्य नहीं सुलझा पाता, तो वह कभी भी रात को अच्छी नींद नहीं ले पाता। अपनी कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने के बाद हान ली चुपचाप एक टूल शेड में घुस गया और वहां पड़े ढेर सारे औजारों में से एक छोटा सा लोहे का हथौड़ा चुन लिया और हथौड़े को वापस अपने आवास पर ले आए। टीएल, मुझे पता है कि यह भ्रमित करने वाला हो सकता है। हथौड़ा चलाने के लिए शरीर की ताकत की आवश्यकता होती है, और हान ली ने पहले कहा था कि वह अपने शरीर की ताकत पर भरोसा नहीं करेंगे। हालांकि किसी उपकरण को चलाने को अपनी ताकत का उपयोग करने से अलग देखा जाता है, क्योंकि यह जोड़ता है एक निश्चित यांत्रिक लाभ जो वह पूरा कर सकता है जो शरीर करने में असमर्थ है। अपने घर में वापस, हान ली ने अपने कमरे के एक कोने से आधी ईंट उठाए और बोतल को ईंट के ऊपर रख दिया। हान ली ने अपने दाहिने हाथ से हथौड़ा उठाया और तेजी से बोतल के शरीर पर दे मारा। पिंग! बहुत अधिक ताकत का उपयोग करने और गलती से अंदर जो कुछ भी था उसे नष्ट करने के डर से, हान ली ने बोतल की कठोरता का परीक्षण करने के लिए अपनी ताकत का केवल एक अंश ही इस्तेमाल किया। बोतल का निरीक्षण करने और ये देखने के बाद कि यह क्षतिग्रस्त नहीं है, हान ली को आराम मिला। उसने प्रत्येक प्रहार में अपनी ताकत की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी। पिंग! 50% ताकत। पिंग! 70% ताकत। पिंग! 100% ताकत। पिंग! 120% ताकत। हान ली ने प्रत्येक हथौड़े के वार में अपनी अधिक से अधिक ताकत लगाई। जैसे जैसे उसकी भुजाओं की गति अधिक से अधिक उन्नत होती गई, वार की गति और तेज होती गई। नीचे की ईंट को तोड़ने के बाद भी बोतल उसकी सतह पर एक भी खरोंच के बिना निर्दोष रूप से वहीं पड़ी रही। हान ली हक्का बक्का रह गया, बोतल की कठोरता को समझने में असमर्थ था। अपने हाथों का उपयोग करके इसकी सतह को महसूस किया, क्षति का कोई निशान नहीं था। वह चमकदार हरी सतह हान ली के उग्र प्रयासों के किसी भी निशान के बिना बेदाग बनी रही। ये हान ली की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। हान ली को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह बोतल एक असामान्य सामग्री से बनी थी। इस बात की 90% संभावना थी कि यह वस्तु किसी उच्च पद वाले व्यक्ति द्वारा खोदी गई थी। हो सकता है कि मालिक ने पहले ही इस रहस्यमयी वस्तु की तलाश में लोगों को पहाड़ पर तलाशी के लिए भेज दिया हो। यदि हान ली इसे रखना चाहता था, तो उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह इसे एक अत्यंत गुप्त स्थान पर छिपाए और दूसरों को इसके अस्तित्व के बारे में न बताए। अपने दिल में हान ली ने खोजने वालों, रखने वालों, हारने वालों, रोने वालों के दर्शन का पालन किया। जब तक किसी ने चोरी या डकैती करके वस्तु प्राप्त नहीं की, हान ली के लिए प्राप्त वस्तु उसका अधिकार थी। यदि यह कोई सामान्य वस्तु होती, तो हान ली इसे मालिक को वापस लौटाने को तैयार होता, लेकिन ये रहस्यमयी बोतल, कोई मौका नहीं। बोतल को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि यह वस्तु संभवतः किसी बड़े परिवार के किसी अमीर बच्चे या उच्च स्थिति वाले किसी व्यक्ति द्वारा खो दी गई है। अफसोस की बात है कि हान ली के मन में इन दोनों श्रेणियों के लोगों के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी। हान ली बचपन से ही बेहद गरीब परिवार से थे।
बहुत कड़ी मेहनत करने और कुत्तों की तरह रहने के बावजूद वे अक्सर भरपेट भोजन करने में असमर्थ होते थे। 7 रहस्य संप्रदाय में 2 प्रकार के लोग थे। पहले प्रकार के वे लोग थे जिन्होंने अपना पैसा इधर उधर फेंक दिया, इसे पतनशील विलासिता पर बर्बाद कर दिया। वे पैसे को पानी की तरह मानते थे, इसे स्वतंत्र रूप से और बिना किसी चिंता के खर्च करते थे। जब भी हानली ये देखता, उसके दिल में गुस्से की एक असहज भावना जाग उठती। दूसरे प्रकार के लोग वे थे जो गांवों में पैदा हुए शिष्यों को हेय दृष्टि से देखते थे। वे अक्सर कम भाग्यशाली लोगों को तीखे शब्दों और दुर्भावनापूर्ण कार्यों से अपमानित करते थे। यदि उनके और गांव वालों के बीच कोई संघर्ष होता, तो संघर्ष चाहे कितना भी छोटा क्यों न होता, दूसरे प्रकार के व्यक्ति आमतौर पर समूहों में बन जाते और गरीब बच्चों की पिटाई करते। हान ली ने स्वयं दुर्व्यवहार का उचित हिस्सा लिया था। अमीर बच्चों ने उसे तब तक पीटा जब तक उसका चेहरा सूज नहीं गया और वह बिस्तर से उठने में असमर्थ हो गया। पूरी तरह से ठीक होने के लिए हानली को कुछ हफ्तों तक आराम करना पड़ा। जहां तक संप्रदाय के उन लोगों की बात है जिनके पास पैसा और रुतबा दोनों है, हानली के मन में भी उनके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। एक अच्छा उदाहरण रक्षक वांग था। अपने तीसरे चाचा की रिश्वत स्वीकार करने के बावजूद प्रोटेक्टर वांग ने हानली की परीक्षा लेते समय उसकी सहायता के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय रक्षक वांग वू यान के प्रति पक्षपाती थे। इस तथ्य के बावजूद कि हानली को संप्रदाय में रहने वाली कई भव्य हस्तियों को देखने का मौका नहीं मिला, संरक्षक वांग के कार्यों से उनकी छवि लंबे समय से खराब हो गई थी। जब भी इन 2 प्रकार के लोगों का सामान खो जाता था, हानली का सामान वापस करने का कोई इरादा नहीं होता था। वह वस्तुओं को अज्ञात स्थानों पर छिपाकर भी उनके साथ मजाक करता था। ये सोचने के बाद हान ली ने उस थैली को हटाने का फैसला किया जो हमेशा उसकी गर्दन पर लटकी रहती थी। उसकी मांथली को स्वयं जल प्रतिरोधी चमड़े से सिल दिया था। थैली के अंदर एक जंगली सुअर के दांत से बना सौभाग्य का आकर्षण था। उनकी मां को आशा थी कि यह उन्हें खतरे और बीमारियों से बचाएगा। हान ली ने अपनी थैली खोली और रहस्यमय बोतल को अपने सौभाग्य आकर्षण के साथ छिपा दिया। फिर उसने तेजी से थैली सील की और अपनी गर्दन पर रख ली। ऐसा करने के बाद उसने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। सौभाग्य से वहां कोई भी नहीं था जिसने उसे या रहस्यमयी बोतल को देखा हो। इतनी सारी सावधानियां बरतने के बाद हान ली को अधिक सुरक्षित महसूस हुआ और उसने अपनी सभी चिंताओं को दूर कर दिया कि मालिक वस्तु की खोज करेगा और उसे उससे ले लेगा। हान ली ने चुपचाप टूल शेड में हथौड़े को बदल दिया और लापरवाही से गॉड हैंड वैली में वापस चला गया। जब वह लंगड़ाते हुए अपने आवास की ओर लौटा, तो रात हो चुकी थी। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 13 अजीब घटनाएं। अध्याय 13 अजीब घटना। क्योंकि हानली का पैर घायल हो गया था, झांग टाई ने व्यक्तिगत रूप से हानली के घर पर खाना पहुंचाया और रात के खाने के लिए उनके साथ गए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अपने घर में अनाड़ी झांग टाई को देखते हुए, कुर्सियां हिलाते हुए और मेज लगाते हुए हान ली मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे यह अजीब लगा। झांग टाई की देखभाल के कारण उसके दिल में गर्मजोशी के निशान आ गए। मेज लगने के बाद दोनों ने खाना खाते समय मजाक किया, खाना अपने मुंह में डाला और उनकी व्यक्तिगत खेती की प्रगति के बारे में पूछा। जैसे ही हानली ने बख्तरबंद हाथी का रास्ता बताया, झांग टाई ने निराशा से आह भरी। वर्तमान में झांग टाई मार्शल कौशल को केवल इसकी पहली परत तक ही विकसित करने में कामयाब रहा था, लेकिन पहले ही अत्यधिक दर्द से उसकी आधी मौत हो चुकी थी। उसे हर रात खुद को दुर्गंधयुक्त हर्बल स्नान में डुबाना पड़ता था और साथ ही उसके शरीर को मजबूत करने और उसकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों की पिटाई भी झेलनी पड़ती थी। जंगली खेती की इस पद्धति ने झांग टाई की कई रातों की नींद हराम कर दी थी। क्योंकि पिटाई से उसका पूरा शरीर सूज गया था, जैसे ही उसकी त्वचा उसके बिस्तर को छूती, वह दर्द के मारे अपने दांत पीस लेता। उनके लिए बख्तरबंद हाथी के रास्ते पर खेती करना एक दुस्वप्न के अलावा कुछ नहीं था। हान ली की अनाम अलौकिक मंत्र की खेती के संबंध में झांग टाई अपने दिल में ईर्ष्या महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
उन्हें लगा कि हान ली को केवल एक भिक्षु की तरह शांति से ध्यान में अपना समय बिताने की जरूरत है। झांग टाई की भावनाओं को सुनकर हान ली के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें ये भी पता था कि झांग टाई के कठिन परिश्रम की तुलना में उनकी खेती बहुत आसान थी। हान ली बख्तरबंद हाथी के रास्ते के प्रति झांग टाई के डर को कुछ हद तक समझ सकते थे। जैसे जैसे वह बख्तरबंद हाथी के रास्ते की 9 परतों से आगे बढ़ता गया, उसे अकल्पनीय दर्द सहना पड़ा। कठिनाई के बावजूद झांग टाई ने हार मानने से इनकार कर दिया था। हान ली अपने अडिग व्यक्तित्व के लिए झांग टाई की प्रशंसा और सम्मान करने से खुद को रोक नहीं सके। यदि हान ली झांग टाई के स्थान पर होते तो उन्होंने कभी भी इस तरह के दबंग कौशल का अभ्यास करना नहीं चुना होता। भले ही यह कौशल उसे रातों रात दुनिया को हिला देने वाला विशेषज्ञ बना दे, फिर भी वह इसे अस्वीकार कर देगा। उन दोनों ने रात का भोजन लगभग समाप्त कर लिया था क्योंकि वे मार्शल आर्ट के बारे में उत्साहपूर्वक बात कर रहे थे। एक बार भोजन समाप्त होने के बाद झांग टाई ने कटोरे साफ किए और विदा ली। जाने से पहले उन्होंने हान ली को अपने घायल पैर की देखभाल करने और जल्दी सोने के लिए याद दिलाया। दरवाजे पर खड़े होकर हान ली ने झांग टाई को जाते हुए देखा और जल्दी से अपने घर वापस लौट आया और अपने चमड़े की थैली से रहस्यमयी बोतल को बाहर निकालने से पहले रोशनदान में थोड़ी सी हवा के प्रवाह को छोड़कर सभी खिड़कियां बंद कर दी। हान ली केवल 10 साल का बच्चा था और उसका ध्यान बहुत कम समय तक चलता था। थोड़े समय तक बोतल का अध्ययन करने के बाद वह जल्दी ही उब गया। अपने पैर की चोट के साथ हान ली भी आज की घटनाओं से कुछ हद तक थका हुआ महसूस कर रहे थे। अनजाने में वह बोतल पर हाथ रखकर अपने बिस्तर पर सो गया। समय बीतता गया। जब हान ली गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक उसे अपने हाथ से एक बर्फीली ठंडी अनुभूति महसूस हुई। हान ली अनायास ही कांप उठा और उसने जबरदस्ती अपनी भारी पलकें खोली और अचंभित होकर अपने हाथ की ओर देखने लगा। ओह! वह तुरंत झटके से अपना मुंह खोलकर बैठ गया, इस हद तक कि उसके खुले हुए मुंह से लार टपकने लगी। अब उसे नींद नहीं आती थी, इसके बजाय उसका ध्यान उसके सामने अजीब दृश्य पर केंद्रित था। अंतराल के माध्यम से सफेद रोशनी की किरणें चमकती देखी जा सकती थीं रोशनदान से। किरणें हान ली के हाथ में रखी बोतल के चारों ओर केंद्रित हो गईं, जिससे बोतल की सतह पर चावल के आकार के कई सफेद प्रकाश बिंदु बन गए। इससे ऐसा आभास हुआ कि बोतल सफेद रोशनी की किरणों से ढकी हुई थी। प्रकाश की किरणें बेहद कोमल लग रही थीं, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं, और वह बर्फीली ठंडक की अनुभूति बिल्कुल प्रकाश की किरणों से उत्पन्न हुई थी। हान ली ने लार का एक बड़ा घूंट निगल लिया और अंततः बोतल से अपनी आंखें हटा ली। जैसे कि इससे उसका हाथ जल गया हो, उसने कमरे के दूसरी तरफ जाने से पहले तुरंत बोतल को एक तरफ फेंक दिया। एक पल की सतर्कता के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ भी गलत नहीं था और वह धीरे धीरे रहस्यमयी बोतल की ओर बढ़ा। सफेद रोशनी से घिरी वह रहस्यमयी बोतल सुंदर दिखने के अलावा एक ऐसी आभा लिए हुए लग रही थी जो इस दुनिया की नहीं थी। हान ली ने कुछ देर के लिए झिझकते हुए अपनी उंगली से बोतल को कुछ बार कुरेदा। कोई प्रतिक्रिया न होते देख उसने सावधानी से बोतल दोबारा उठा ली। बोतल को मेज पर रखकर वह पास के बिस्तर पर लेट गया और पहले कभी न देखी गई इस घटना का बारीकी से निरीक्षण किया। हान ली ने लगभग 1.5 घंटे तक अपना पूरा ध्यान रहस्यमयी बोतल पर केंद्रित रखा, बिना पलके झपकाए। आखिरकार उसे कुछ रहस्यों का एहसास हुआ जो रहस्यमयी बोतल में छिपे थे। रहस्यमय बोतल लगातार अपने चारों ओर चावल के आकार के सफेद प्रकाश के मोतियों को अवशोषित कर रही थी। नहीं, केवल अवशोषित करना नहीं, यह ऐसा था मानो सफेद रोशनी के मोतियों की अपनी इच्छा हो और वे बोतल में सबसे पहले प्रवेश करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हो। हान ली ने इस बेहद विचित्र घटना को देखा और अपनी उंगलियों का उपयोग करके सफेद रोशनी के एक मोती को छुआ। बर्फीली ठंड महसूस हुई। इसके अलावा इसमें कोई खास बात नहीं थी। हान ली ने अपना सिर झुकाया और ऊपर की ओर देखा। श्वेत प्रकाश की किरणें अभी भी रोशनदान के अंतराल से चमक रही थीं, मानो उनका रुकने का कोई इरादा ही न हो।
हान ली ने एक बार फिर रोशनदान की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए अपने कमरे के इंटीरियर का सर्वेक्षण किया कि सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। हान ली को अचानक एक विचार आया। उसने हल्के से धक्का देकर दरवाजा खोला, अपना सिर बाहर निकाला और अपने आसपास झांका। सौभाग्य से यह आधी रात थी, कीड़ों के अलावा और कोई नहीं था। हान ली अपने कमरे में वापस लौटा, बोतल उठाए और फिर से बाहर निकलने से पहले उसे वापस थैली के अंदर रख लिया। रुकने से पहले वह एक सुदूर स्थान की ओर भागा, चारों दिशाओं का निरीक्षण करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि आसपास कोई नहीं है। हान ली ने सावधानी से अपनी थैली से बोतल निकाली और धीरे से जमीन पर रख दी। जबकि रहस्यमयी बोतल उसकी थैली में बंद हो चुकी थी, प्रकाश की सफेद किरणें गायब हो चुकी थी। हालांकि हान ली चिंतित नहीं थे, जैसा कि उसे उम्मीद थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद चारों दिशाओं से सफेद रोशनी की किरणें बोतल के चारों ओर एकत्रित होने लगी। इस बार किरणें उसके घर में उत्पन्न किरणों की तुलना में अधिक सघन थीं। उन्होंने रहस्यमयी बोतल को सफेद रोशनी के कफन में कसकर ढक दिया, जिससे मानव सिर के आकार की प्रकाश की एक गेंद बन गई। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 14 रहस्यमय तरल पदार्थ। अध्याय 14 रहस्यमय तरल पदार्थ। हान ली उत्साह से चिल्लाया और अपनी मुट्ठी हवा में उछाल दी। ऐसा करके उसने खुलासा किया कि वह वास्तव में अभी भी एक बच्चा था। उनकी धारणा सही प्रतीत हुई। जब बोतल अंधेरे कमरे में थी तो उसकी ओर आकर्षित प्रकाश की मात्रा काफी कम थी, लेकिन जब एक विस्तृत और खुले क्षेत्र में, तो इसकी ओर आकर्षित प्रकाश की मात्रा में कहीं अधिक थी। लेकिन प्रकाश इकट्ठा होने का कारण क्या था? इसका क्या उपयोग हुआ? हालांकि उसे उत्तर नहीं पता था, हान ली को लगा कि वह रहस्यमयी बोतल के पीछे की पहेली को सुलझाने के करीब है। हान ली को पता था कि वह जल्द ही रहस्यमय बोतल के रहस्य को उजागर करेगा, जिससे वह बेहद उत्साहित था। भोर में बोतल के चारों ओर इकट्ठा हुई रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास उसकी हरकतों को देखने वाला कोई नहीं है, हान ली ने अपना ध्यान बोतल की स्थिति पर लौटाया। फिर वह बोतल उठाने के लिए नीचे झुका और उसका निरीक्षण किया। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसे खोलना अभी भी असंभव था। हान ली को निराशा हुई, लेकिन सुबह होते देख उसने न चाहते हुए भी बोतल हटा दी और जाने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार वह अभी भी अपनी साधना का अभ्यास करने के लिए पत्थर कक्ष में लौटना चाहता था। अगले निम्नलिखित के लिए निश्चित अंतराल पर रातों को बोतल उसी अनुभव से गुजरेगी। प्रकाश के अनगिनत कण पतंगे की तरह बोतल की ओर उड़ेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रकाश के कण कितने बड़े या छोटे थे, बोतल उन्हें लालच से निगल लेती थी। प्रारंभ में हान ली ने सोचा कि बोतल अज्ञात समय तक उसी प्रक्रिया से गुजरती रहेगी, लेकिन 8वें दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। हान ली पहाड़ों में सुदूर स्थान पर वापस गया और बोतल को उसके नियमित स्थान पर रख दिया। प्रकाश के कणों का अवशोषण आधे घंटे तक जारी रहा, जब अचानक बोतल ने अवशोषित करना बंद कर दिया। बोतल पर गहरे हरे रंग के डिजाइन से हरे रंग की चमक निकलने लगी, क्योंकि बोतल की सतह पर सुनहरे शब्द प्रकट होने लगे। बोतल पर अजीब शब्द प्रभावशाली और दृढ़ थे, लेकिन लिखे गए स्ट्रोक असामान्य थे। शब्द किसी प्राचीन युग के लग रहे थे, अक्षर लगातार टिमटिमा रहे थे। लेकिन यह अजीब घटना शुरू होते ही अचानक समाप्त हो गई। बोतल पर अब अंकित सुनहरे शब्दों के अलावा बाकी सब कुछ वैसा ही रहा। पिछले कुछ दिनों में बोतल के साथ इतनी सारी अजीब चीजें होते देखने के बाद हान ली अब उतना आश्चर्यचकित नहीं था जितना वह पहले हुआ करता था। यहाँ तक कि सुनहरे शब्दों की उपस्थिति ने भी उसे बहुत आश्चर्यचकित नहीं किया। उसने सहजता से बोतल को हाथ में पकड़ते हुए बोतल को खोलने की कोशिश की, और उनके अत्यधिक आश्चर्य की बात यह थी कि ढक्कन बिना किसी प्रयास के ही खुल गया। बिल्कुल नहीं, हान ली ने आश्चर्य से बोतल को देखा। बिना किसी प्रयास या विचार के बोतल खोलने की हान ली की समस्या अचानक हल हो गई थी। इसे खोलना इतना आसान कैसे हो सकता है? ये पुष्टि करने के लिए कि वह जो देख रहा था वह नकली नहीं है,
वह बार बार बोतल की ओर देख रहा था। उसने सीधे बोतल में देखने से पहले अपने उत्तेजित दिल को शांत करने की कोशिश की। बोतल के अंदर तरल की एक हरे रंग की बूंद थी जो सोयाबीन से बड़ी नहीं थी। जैसे ही यह बोतल के अंदर चारों ओर प्रवाहित हुआ, बोतल के पूरे अंदर एक हरे रंग की चमक झलकने लगी। ये तरल की बूंद क्या थी? हान ली निराश था। उसने इतना प्रयास किया था कि उसे कुछ साधारण प्रतीत होने वाले तरल पदार्थ से पुरस्कृत किया गया। निराश होकर हान ली ने बोतल वापस अपनी थैली में रख ली और फिर उदास होकर अपने कमरे में लौट आया। उसका पिछला उत्साह भावनाओं के अचानक रोलर कोस्टर में पृथ्वी के सबसे दूर के कोने में फेंक दिया गया था। हालांकि उसने अंततः बोतल खोल ली थी, लेकिन परिणाम से वह बिल्कुल निराश था। हान ली यह पता लगाने के लिए अपना समय लेने के लिए तैयार थे कि जहर हरे तरल की बूंद में क्या रहस्य है। शायद भविष्य में यह उसे अप्रत्याशित आश्चर्य देने में सक्षम होगा। अभी वह जो सबसे अधिक करना चाहता था वह वापस जाकर सो जाना था। पिछले कुछ दिनों से वह ठीक से सो नहीं पा रहा था, जिससे उसकी दिन की खेती भी कम हो गई थी, जिससे उसकी प्रगति इतनी अक्षम हो गई थी कि डॉक्टर मो ने भी उससे इसके बारे में पूछताछ की थी। जब से हान ली मंत्र की पहली परत को तोड़ने के बाद डॉक्टर मो के शिष्य बन गए, उन्हें लगा कि अब मंत्र का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने शरीर पर मंत्र के प्रभाव या उसकी कमी से निराश होकर वह साधना के लिए इस पर निर्भर रहना जारी रखने को तैयार नहीं था। इसके लिए डॉक्टर मो ने उसे जमकर फटकार लगाए। परिणाम स्वरूप हान ली जब भी खेती करता था तो उत्साहहीन हो जाता था। ये देखकर डॉक्टर मो हताश और क्रोधित हो गए। उन्हें एक शिष्य में अपनी पसंद पर संदेह होने लगा। अपनी स्थिति के बारे में सोचते हुए हान ली खुद को अन्याय महसूस करने से नहीं रोक सका। हालांकि वह खेती के मूड में नहीं था, लेकिन हान ली कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दूसरे दिन जागने के बाद वह एक बार फिर प्रेरित हुआ और उसने अपना पूरा शरीर पागलों की तरह साधना में झोंक दिया। उनके इस तरह से विकसित होने का कारण केवल डॉक्टर मो द्वारा दिया गया एक सरल कथन था। प्रत्येक परत के लिए आप इस मंत्र के साथ सुधार करेंगे, मैं आपको जारी की जाने वाली चांदी की मात्रा को 1 और गुना बढ़ा दूंगा। डॉक्टर मो ने हान ली की पैसे की प्यास को देख लिया था और उसने हान ली को लुभाने का एक तरीका निकाला। इस तरह हान ली के पास खेती करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा होगी। अगले कुछ दिनों तक हान ली ने खुद को खेती के लिए समर्पित कर दिया, इस उम्मीद में कि वह दूसरी परत तक पहुंच जाएगा। वह प्रतिदिन सुबह से दोपहर तक और दोपहर से रात तक पत्थर खेती कक्ष में प्रवेश करता और खेती करता। कैसे के बारे में कोई विचार दोहराव वाली सांसारिक या उबाऊ इस जीवन शैली को तुरंत हान ली के दिमाग से निकाल दिया गया। हान ली की खेती के लिए डॉक्टर मो ने गॉड हैंड वैली को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। यहाँ तक कि जब वह मरीजों का इलाज करता था तब भी वह हान ली के व्यवधान के डर से घाटी के बाहर उनका इलाज करता था। हान ली अब सफलता हासिल करने पर इतना केंद्रित था कि वह बोतल के जहर हरे तरल के प्रभावों का विश्लेषण करना भी भूल गया। सर्दी के आते ही पतझड़ बीत गया, फिर गर्मी आने से पहले वसंत आ गया। एक झटके में 4 साल बीत गए। हान ली अब 14 साल का था। वह बड़ा होकर एक शांत स्वभाव का, दृढ़निश्चयी और सांवली त्वचा वाला देहाती युवा बना। केवल बाहरी दिखावे के आधार पर वह किसी भी अन्य आम किसान से अलग नहीं दिखते थे। उनके रूप रंग पर किसी भी ध्यान की आवश्यकता नहीं थी। वह असाधारण रूप से सुंदर नहीं था और न ही उसमें कुलीनों जैसी शोभा थी। ये हर दिन स्टोन कल्टीवेशन चैम्बर में रहने का नतीजा था। वह वापस यात्रा करेगा और वहां से अपने घर जाएगा। कभी कभी वह चिकित्सा के बारे में जानने और डॉक्टर मो के पुस्तकों के संग्रह को पढ़ने के लिए डॉक्टर मो के निवास पर जाते थे। पूरी घाटी ही उसकी रहने की दुनिया थी और अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत वह अंततः तीसरी परत तक पहुंच गया था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 15। 4 साल बाद। अध्याय 15। 4 साल बाद डॉक्टर मो हान ली द्वारा अपनी खेती के लिए समर्पित किए गए प्रयास से बेहद संतुष्ट थे। हालांकि उन्हें अब भी लगा कि हान ली की मौखिक मंत्र में अगली परत तक पहुंचने की प्रगति की दर बहुत धीमी थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं।
धोखेबाजों से सावधान रहें। पिछले कुछ वर्षों में डॉक्टर मो जिस बीमारी से पीड़ित थे वह अधिक गंभीर होती जा रही थी। वह दिन में अनगिनत बार खांसता था। खांसी का दौर लगातार बढ़ता जाता था और लंबे समय तक बना रहता था। जैसे जैसे उनके शरीर की हालत खराब होती गई, डॉक्टर मो ने हान ली की खेती पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके लगातार आग्रह से उसके हृदय में बेचैनी देखी जा सकती थी। किसी कारण से डॉक्टर मो ने हान ली को अत्यधिक महत्व दिया। न केवल उन्होंने चांदी के रूप में भुगतान बढ़ाया, बल्कि डॉक्टर मो की निगाहें कोमल भावना से भर गईं, जैसे कि वह किसी दुर्लभ खजाने की जांच कर रहे हों। इसके बावजूद हान ली, जो दिव्य मंत्रोच्चार में तीसरी परत तक पहुंच चुके थे, ने अपनी अत्यंत तीव्र इंद्रियों से एक अंतर्निहित सत्य को देखा। हान ली को अनजाने में पता चला कि डॉक्टर मो की गर्मजोशी और मैत्रीपूर्ण निगाहों के पीछे शीतलता और अत्यधिक लालच का अंश छिपा था, जिससे हान ली को असहजता महसूस हुई। डॉक्टर मो ने उस पर जो निगाह डाली, वह वास्तव में हान ली को उसके बालों की नोक से लेकर उसकी हड्डियों के मज्जा तक भयभीत कर दिया। उसे लगा कि डॉक्टर मो उसे एक जीवित प्राणी के बजाय एक वस्तु के रूप में अधिक देखता है। इससे हान ली को हैरानी हुई। वह संभवतः ऐसा क्या पा सकता था जो डॉक्टर मो चाहता था। बेशक मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें उसे दिलचस्पी हो, हान ली ने गहराई से सोचने के बाद खुद को आश्वस्त किया। कई बार ऐसा भी होता था जब हान ली को लगता था कि वह अनाम मंत्र की साधना करके अत्यधिक थक गया है, लेकिन वह शर्म से अपना सिर हिला देता था। वह खुद को दोषी ठहराए बिना नहीं रह सका। आखिरकार डॉक्टर मो को उसकी पीठ पीछे डांटना एक कृतघ्न कार्य था। हालांकि वह सटीक कारण जानता था कि जब भी वह डॉक्टर मो के साथ बातचीत करता था, तो उसके दिल की गहराई में अभी भी सावधानी की भावना बनी रहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सावधानी की यह भावना और मजबूत होती गई। इस समय हान ली के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह पहले ही तीसरी परत की अड़चन तक पहुंच चुका था, लेकिन डॉक्टर मो की कीमती जड़ी बूटियों का भंडार पहले ही खत्म हो चुका था। जाहिर है, हान ली किसी भी तरह से प्रतिभाशाली नहीं थे। यदि औषधीय जड़ी बूटियों की सहायता नहीं होती, तो उनकी खेती की प्रगति लंबे समय तक रुकी रहती। हर बार जब वह डॉक्टर मो से मिलता था, हान ली शर्म की भावना महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता था। डॉक्टर मो ने व्यावहारिक रूप से अपनी सारी संपत्ति हान ली की खेती में सहायता करने, हान ली के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में खर्च कर दी थी, और फिर भी हान ली उनके अनुरोध को पूरा करने में असमर्थ था। इससे जब भी डॉक्टर मो से उसकी प्रगति की स्थिति के बारे में पूछताछ होती, तो हान ली डॉक्टर मो से मिलने के लिए बेहद अनिच्छुक हो जाता था। अजीब बात है, भगवान जाने किस कारण से अत्यधिक कुशल डॉक्टर मो हान ली द्वारा बताए बिना हान ली की प्रगति जानने में असमर्थ थे। इस प्रकार हान ली की समस्या के संबंध में उसे अंधेरे में रखा गया। अर्जुन, हालांकि कुछ समय पहले हान ली के दिल में अपराध बोध के कारण उसे डॉक्टर मो की तलाश करनी पड़ी और अपनी खेती में आने वाली बाधाओं के बारे में कबूल करना पड़ा। जब डॉक्टर मो ने सुना कि पिछले वर्ष में हान ली की खेती में थोड़ी सी भी प्रगति नहीं हुई है, तो उनका सामान्य रूप से भावहीन चेहरा बेहद भद्दा हो गया। हान ली को आश्चर्य हुआ, डॉक्टर मो ने उसे डांटा नहीं। इसके बजाय उन्होंने हान ली से कहा कि वह आवश्यक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए कुछ समय के लिए घाटी से बाहर जाएंगे और हान ली को मौखिक मंत्र की खेती में अपने प्रयासों को समर्पित करना जारी रखने की याद दिलाई। 2 दिन बाद डॉक्टर मो जड़ी बूटियों को निकालने के लिए आवश्यक उपकरणों से भरा एक केस लेकर आए और 7 रहस्य संप्रदाय छोड़ दिया। उनके जाने के बाद हान ली गॉड हैंड वैली में बिल्कुल अकेले थे। जहां तक उसके अच्छे दोस्त झांग टाई की बात है, वह 2 साल पहले ही बख्तरबंद हाथी के रास्ते की तीसरी परत तक पहुंच गया था और बिना किसी निशान के गायब हो गया था। झांग टाई ने केवल विदाई पत्र छोड़ा, जिसमें कहा गया था कि वह जियांगहू का पता लगाना चाहता था। इस घटना से संप्रदाय में बड़ी अशांति फैल गई। उसके बाद ऐसी अफवाहें थीं कि डॉक्टर मो द्वारा उनकी ओर से गुहार लगाने के बाद झांग टाई के परिवार को सजा से बचा लिया गया था।
हान ली को लगा कि पूरा मामला बेहद विचित्र था, और इसके बारे में सोचने के बाद उन्हें यकीन था कि इस मामले में जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा कुछ है। बावजूद इसके, हान ली के पास संप्रदाय में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं था, इस प्रकार उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और यह मामला लंबे समय तक दबा रहा। विचार करने के बाद हान ली ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि झांग टाई अपने मार्शल कौशल की चौथी परत के कारण होने वाली प्रतिक्रिया से इतना डर गया कि वह भाग गया। झांग टाई के बारे में अपने विचारों को एक तरफ रखते हुए हान ली ने घाटी के अंदर कुछ दिनों तक खेती की, लेकिन फिर भी थोड़ी सी भी प्रगति नहीं कर पाए। चूंकि वह एक गर्म खून वाला पुरुष था, उसने गॉड हैंड वैली में बंद रहने के बजाय दिव्य इंद्रधनुष पर्वत का पता लगाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह पहाड़ी रास्तों पर चल रहा था, जिन रास्तों को वह अच्छी तरह से जानता था, उनमें वास्तव में अपरिचितता की झलक थी। वह अपने दिल में उदासी के हल्के निशान महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। पिछले कुछ वर्षों में अपनी खेती के कारण ऐसा लग रहा था मानो हान ली किसी जेल में बंद है और घाटी के बाहर एक भी कदम रखने में असमर्थ है। 7 रहस्य संप्रदाय के शिष्यों को पहले ही उसके अस्तित्व को भूल जाना चाहिए था। सड़कों पर हान ली की मुलाकात कुछ शिष्यों से हुई जो गश्त ड्यूटी पर थे। उनके दृष्टिकोण से आंतरिक शिष्य का चोला पहनने वाले इस अजनबी ने उन्हें संदेह से भर दिया। बहुत समझाने के बाद ही हान ली उन्हें ये समझाने में कामयाब रहे कि वह वास्तव में 7 रहस्य संप्रदाय का शिष्य था। ऐसी किसी भी अन्य स्थिति से बचने के लिए हान ली ने मुख्य सड़क से अलग की गई छोटी पगडंडियों से गुजरने का फैसला किया। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, उन्हें कोई अन्य शिष्य नहीं मिला और इससे उन्हें बिना किसी रुकावट के तेजी से यात्रा करने में मदद मिली। खूबसूरत दृश्यों को देखकर और पक्षियों की चहचहाहट सुनकर हान ली को लगा कि उस पल के लिए ऐसा लगा जैसे जो कुछ भी उसे परेशान कर रहा था वह पिघल गया हो। अचानक हथियारों के टकराने की आवाज गूंज उठी और पास के पहाड़ की घाटी से निकली गालियों की आवाज के साथ हवा गूंज उठी। क्या इतनी दुर्गम जगह पर इतने सारे लोग इकट्ठे हैं? हान ली के हृदय में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और अब वह अन्य शिष्यों के प्रश्नों से नहीं डरता था। वह शोरों का अनुसरण करता रहा और ध्वनि के स्रोत के करीब आ गया। कितनी बड़ी भीड़ है! हान ली सदमे में चुपचाप देखता रहा। जंगल से पूरी तरह छिपा हुआ खड एक छोटा सा क्षेत्र था। इसके बावजूद खड में कुल 100 लोग एक साथ जमा थे। वहां विशाल वृक्षों की शाखाओं पर भी लोग खड़े थे। लोगों के 2 समूह एक दूसरे को घूर रहे थे और दोनों समूहों में शत्रुता की गहरी भावना उत्पन्न हो रही थी। बाईं ओर खड़े लोगों के समूह में कुल 11 या 12 लोग थे, जबकि दाईं ओर खड़े समूह में 6 या 7 लोग थे। हान ली ने पाया कि ये दोनों समूह उसके जैसे ही उम्र के थे। ये सभी करीब 15-20 साल के थे। ये सोचते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, क्या संयोग है। लोगों के इस समूह में से हान ली कुछ परिचित चेहरों की पहचान कर सकते थे। फेंग यू बाओ, झांग दालू, मा यू, सुन ली सोंग है। फैटी वान पिछली बार जब मैंने उसे देखा था उससे भी अधिक मोटा है। ये व्यक्ति है मिटलेहेड लियू जी। वह वास्तव में उस समय बहुत अधिक काला पड़ गया था। ये सोचकर कि अब उसकी त्वचा इतनी गोरी और गोरी है, क्या वह ऐसा व्यक्ति बन गया है जो एक महिला की कमाई पर रहता है ताकि वह पूरे दिन बैठकर आलसी हो सके। विशाल पेड़ पर चढ़ते समय हान ली हंसने लगा और वह अपनी यादों में खोने लगा। टीएल जी किसी की जीभ चटकाने की आवाज। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 16। छोटा अबेकस। अध्याय 16। छोटा अबेकस। नीचे 2 नंगे हाथ युवक आपस में भिड़े हुए थे। एक व्यक्ति मोटा था लेकिन उसका मानसिक संतुलन स्थिर था और उसमें जबरदस्त ताकत थी। ये हान ली का अच्छा दोस्त फैटी वान था। फैटी वान के मोटे शरीर में ताकतवर मुठ्ठियां और हर मुक्के के साथ जोर से चिल्लाने की क्षमता थी। प्रत्येक मुक्के के साथ हवा का झोंका आया। दूसरा योद्धा चूहे जैसा था। उसने अपने ऊपर फेंके गए किसी भी मुक्के को रोकने की जहमत नहीं उठाई और इसके बजाय उनसे बचने का विकल्प चुना।
ऐसा प्रतीत होता है कि वह फैटी वांग को खत्म करने से पहले थका देने वाला युद्ध लड़ना चाहता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये देखकर कि लड़ाई में उसका अच्छा दोस्त कैसा था, हान ली को स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि फैटी वांग जीतेगा। थोड़ी देर के बाद फैटी वांग ने अभी भी धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। हालांकि हान ली ने मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था, लेकिन उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि फैटी वांग हार नहीं पाएंगे। उसने चारों ओर इस आशा से देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो ये बता सके कि यहाँ क्या हो रहा है। हान ली ने देखा कि एक व्यक्ति बहुत दूर एक चट्टान पर बैठा है। यह एक युवक था जो चिल्लाते हुए लगातार इशारा कर रहा था, उसके सिर पर मारो, उसकी कमर पर लात मारो, या लगभग ये सही है, उसके नितंब पर लात मारो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। जयकार करते समय ये युवक दीप्तिमान रूप से चमक रहा था। ऐसा लगभग महसूस हुआ जैसे वह फैटी वांग के ठीक बगल में खड़ा था और अपने निजी कोच के रूप में प्रोत्साहन के शब्द दे रहा था। हान ली ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यक्ति काफी दिलचस्प था, इसलिए वह जहां था वहां पहुंचने के लिए धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर गया। वरिष्ठ, क्या आप उन दोनों को जानते हैं जो लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं? हान ली ने विनम्रता से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं जानता हूँ? क्या ऐसा कुछ है जो मैं, लिटिल अबेकस, नहीं जानता? निस्संदेह मैं लड़ाई के बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप कौन हैं? ऐसा कैसे हुआ कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? क्या आप अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए हैं? नहीं, ये सही नहीं है। अगली शिष्य परीक्षा तक अभी भी आधे साल से अधिक का समय है। तो फिर आप कौन हैं? ये व्यक्ति पहले तो बहुत उत्साही था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने हान ली को पहले कभी नहीं देखा है, तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और थोड़ी संदिग्ध भी हो गई। मैं हान ली हूँ, फैटी वांग का दोस्त, जो वहाँ लड़ रहा है, हान ली ने सरलता से उत्तर दिया। फैटी वांग का दोस्त? मैं उसके सभी दोस्तों को जानता हूँ, और आप उनमें से एक नहीं हैं। वह व्यक्ति और अधिक सावधान हो गया। ओह, मैं पिछले कुछ वर्षों से बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा हूँ। यह न जानना कि मैं कौन हूँ आश्चर्य की बात नहीं है, हान ली ने आधा झूठ बोला। क्या वह सही है? आप भी 4 साल पहले एक शिष्य के रूप में इस संप्रदाय में शामिल हुए थे। ये सोचना कि ऐसा कुछ होगा जिसे सर्वज्ञ मैं नहीं जानता था। उसने हान ली के कपड़ों को देखा, उसे हान ली की बात पर विश्वास हो गया। लिटिल अबेकस और हान ली के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति ने कुछ असंबद्ध विषयों पर बात की जब तक कि उसने अंततः हान ली के प्रश्न का उत्तर नहीं दे दिया। जूनियर शिष्य, आप नहीं जानते कि यह सब एक महिला के कारण है। वह है, स्वघोषित स्मार्टपेंट ने विस्तार से समझाना शुरू करते हुए कहा। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता था कि वह आसपास चल रहे अधिकांश संप्रदाय संबंधी मामलों को जानता था। ऐसा लग रहा था कि इसमें 2 लोग शामिल थे। एक का नाम वांग्यान था, जो फैटी वांग का चचेरा भाई था, और दूसरे का नाम झांग चांगुई था। दोनों साथ रहस्य संप्रदाय के शिष्य थे, लेकिन एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था जबकि दूसरा आंतरिक संप्रदाय का शिष्य था। हालांकि ये दोनों एक ही शहर में पले बड़े थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी। ये सब एक लड़की की वजह से हुआ। लड़की की सगाई कम उम्र में ही वांग्यान से हो गई थी, लेकिन एक दिन घर वापस जाते समय झांग परिवार के मुखिया की नजर उस पर पड़ी और उसने उसे झांग चांगुई को देने का फैसला किया। अपने पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उसने वांग्यान की सगाई को नजरअंदाज करते हुए उसे और उसके परिवार दोनों को अपने साथ ले लिया था। इस दुखद समाचार से वांग्यान को भारी झटका लगा था, क्योंकि वह लंबे समय से उस पर मोहित हो गया था। ये जानते हुए कि वह किसी भी तरह से झांग परिवार का विरोध नहीं कर पाएगा, उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। भले ही यह एक त्रासदी थी, उनकी मृत्यु से मामला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कौन अनुमान लगा सकता था कि उसका करीबी चचेरा भाई फैटी वांग, ये जानने के बाद कि क्या हुआ था, अपने चचेरे भाई को बिना बदला लिए जाने देने से इनकार कर देगा। झांग चांगुई का सामना करने के बाद दोनों ने द्वंद्व युद्ध करने की कसम खाई,
इस बात पर सहमत हुए कि हारने वाला विजेता का गुलाम होगा। झांग चांगुई घमंडी हो सकता है, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। वह समझ गया कि मार्शल आर्ट में वह हीन था फेटी वान। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें ऐसे दोस्त लाने की अनुमति दी जाए जो मदद कर सके और कई राउंड की लड़ाई में शामिल हो सके। फेटी वान तुरंत सहमत हो गए। इसके बाद झांग चांगुई ने अपनी मदद के लिए बाहरी संप्रदाय के भीतर शिष्यों की तलाश करने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल किया। हालांकि फेटी वान गरीब था और उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वह संप्रदाय के कई शिष्यों का अच्छा दोस्त था और उनमें से कई ने उसकी सहायता के लिए आने का फैसला किया था। परिणामस्वरूप कई लोग अपना समर्थन दिखाने आए थे, जिसके कारण बड़ी मात्रा में शत्रुता विस्फोट के कगार पर थी। ये सुनकर हान ली को एहसास हुआ कि यह संघर्ष इतना गंभीर हो गया है कि इसे बिना किसी रक्तपात के सुलझाया नहीं जा सकता। अप्रत्याशित रूप से एक छोटा सा विवाद इतने बड़े मामले में बदल गया। आप यहाँ फेटी वान की मदद करने के लिए आए हैं, है ना? यदि वे नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो हम अंदर आएंगे और उन्हें तब तक पीटेंगे जब तक वे डर से भीग न जाएं। उन्हें बता दें कि हम किसानों को धमकाना आसान नहीं है। युवक एक सांस भी रुके बिना बोला। हान ली ने कड़वी मुस्कान दी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। आखिरकार एक पक्ष चुनना केवल दुश्मन बनाने का काम करेगा और उसकी कुछ वर्षों की खेती के कारण उसका आवेग बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। साथ ही हान ली ने कभी कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा था और वह सबसे कमजोर शिष्य को भी हरा नहीं सकता था। प्रतियोगिता देखने के बाद उनके लिए घाटी वापस लौटना ही बेहतर होगा। अच्छा, अचानक युवक जोर से चिल्लाया। युवक की बात सुनकर हान ली ने लड़ाई को देखने के लिए अपना सिर पीछे कर लिया। जैसा कि पता चला, फेटी वान का दुश्मन फिसल गया और उसके माथे पर एक बड़ा मुक्का मारा गया, जिससे वह पहले से ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तुरंत भीड़ का एक हिस्सा समर्थन में चिल्लाया, जबकि अन्य लोगों के चेहरे पर बुरे भाव थे। फेटी वान के चेहरे पर गर्व की झलक थी क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी ऊपर की ओर खींची थी। अपने नितंबों पर थप्पड़ मारते हुए वह अपनी जीत के बारे में आत्मसंतुष्ट होकर वापस अपनी तरफ चला गया। झांग चांगुई की ओर से 2 लोग आए जो बेहोश शिष्य को ले गए। फिर प्रत्येक पक्ष ने एक व्यक्ति को प्रस्तुत किया। एक के हाथ में कृपाण थी जबकि दूसरे के हाथ में तलवार थी। टीएल, इस उपन्यास में जब हम कृपाण का उल्लेख करते हैं तो हमारा मतलब है दाव, चीनी कृपाण, एक मोटी एक धारी तलवार। जब हम तलवार कहते हैं तो हमारा मतलब है जियान, चीनी तलवार, पतली और 2 धारी। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर उग्र भाव थे, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अपने हथियार ऊपर उठाकर वे आपस में भिड़ने लगे। धातु के बजने की आवाज हवा में गूंजने लगी। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 17। वरिष्ठ शिष्य ली 1। अध्याय 17। वरिष्ठ शिष्य ली 1। उनके हथियारों को केवल चमकते धुंधले रूप में देखा जा सकता था क्योंकि कृपाण और तलवार के बीच कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। हान ली बिल्कुल भी लड़ाई जारी रखने में सक्षम नहीं था, केवल ये समझ रहा था कि लड़ाई बहुत तीव्र थी। उनके आंदोलनों की कठिनाई या प्रभावशीलता और किस व्यक्ति को लाभ था, यह उसके ज्ञान के दायरे से बहुत परे था। जूनियर प्रशिक्षु भाई हान, मुझे नहीं पता कि आपने किस संप्रदाय के गुरु से प्रशिक्षण लिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि अलगाव में प्रशिक्षण के बाद आपकी मार्शल आर्ट में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है ना? छोटे अबेकस ने उत्सुकता से पूछा। 7 रहस्य संप्रदाय के प्रत्येक आंतरिक शिष्य को 100 डिसिपल्स हॉल में अपने बुनियादी सिद्धांतों का 2 साल तक अभ्यास करने के बाद अलग कर दिया जाएगा और अधिक गहन मार्शल आर्ट सीखने के लिए एक मास्टर के पास प्रशिक्षित किया जाएगा। अपनी प्रशिक्षुता समाप्त करने के बाद ही वे संप्रदाय के भीतर स्थायी पद धारण करने में सक्षम होंगे। यदि किसी शिष्य ने शिष्य परीक्षा में उल्लेखनीय शक्ति प्रदर्शित की, तो उन्हें 2 साल तक बुनियादी सिद्धांतों का अभ्यास करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय वे सीधे 7 सुप्रीम डिवीजन में प्रवेश करेंगे।
जहां संप्रदाय नेता या उप संप्रदाय नेता व्यक्तिगत रूप से उन्हें कुछ ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें ड्रैगन गेट पर छलांग लगाने वाले काप के समान एक जबरदस्त लाभ मिलेगा। अपने बुनियादी सिद्धांतों का अभ्यास करने के उन 2 वर्षों के भीतर उत्कृष्ट क्षमता वाले लोगों पर भी कुछ बुजुर्गों का ध्यान जाएगा और उन्हें अपने निजी शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इतनी शक्तिशाली शख्सियत द्वारा समर्थित और सिखाए गए इन शिष्यों की संभावनाओं की तुलना अन्य शिष्यों से भी नहीं की जा सकती। ये सुनने के बाद कि हान ली अभी अभी एकांत से बाहर आया है, लिटिल अबेकस को और भी यकीन हो गया कि उसने इस व्यक्ति के बारे में पहले नहीं सुना था। उन्होंने स्वाभाविक रूप से मान लिया था कि हान ली एक प्रतिष्ठित आंतरिक शिष्य थे, इसलिए अनुग्रह प्राप्त करने की आशा में वह उनके प्रति बहुत सम्मानजनक थे। कुछ साल पहले एक सम्मानित बुजुर्ग ने मुझे अपने शिष्य के रूप में लिया, लेकिन कृपया समझें, मैं ये खुलासा नहीं कर सकता कि यह बुजुर्ग कौन है। हान ली को पता था कि दूसरा शिष्य क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे अहंकार की भावना रखने का नाटक करते हुए तथ्यात्मक अभिव्यक्ति बनाए रखनी थी। क्या वह सही है? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई हान काफी भाग्यशाली हैं। आंतरिक संप्रदाय के भीतर आपकी स्थिति ऊंची होनी चाहिए और आपकी क्षमता असीमित होनी चाहिए। इस कनिष्ठ शिष्य को आशा है कि भविष्य में वरिष्ठ शिष्य अपने कनिष्ठों की सहायता करेगा। लिटिल अबेकस को इस बात की विशेष परवाह नहीं थी कि हान ली ने अपने गुरु का नाम क्यों छुपाया। वह जो भी सम्मानित बुजुर्ग था, वह निश्चित रूप से अपने स्वामी से अधिक मजबूत था, इसलिए लिटिल अबेकस का स्वर तुरंत बदल गया था। वरिष्ठ शिष्य हान, बस एक नजर आप पर डालें और मुझे पता है कि आप निश्चित रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं और आप बिना किसी कठिनाई के सफल होंगे। वह हान ली की चापलूसी करता रहा। इस व्यक्ति की त्वचा बहुत काली है और उसका चेहरा भी काफी बेवकूफ दिखता है। वह एक सम्मानित बुजुर्ग का शिष्य कैसे हो सकता है जबकि मैं इतना चतुर हूँ, लेकिन अभी तक किसी बुजुर्ग ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया है। लिटिल अबेकस ने सम्मानजनक अभिव्यक्ति बनाए रखते हुए चुपचाप अपने आप में बुदबुदाया। हान ली ने अपने भाषण में भी बदलाव को पहचान लिया था। एक पल में वह कनिष्ठ शिष्य हान था और दूसरे पल में वह वरिष्ठ शिष्य हान था। हान ली के लिए ये सहन करना बहुत हास्यास्पद था। हालांकि हान ली ने इसके लिए लिटिल अबेकस को तुच्छ नहीं समझा। अपने से ऊंचे लोगों का पक्ष लेने की कोशिश करना किसी की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। जो कोई बेहतर जीवन चाहता है उसे सबसे पहले अपनी जगह जानने की जरूरत है। जिन लोगों ने इसे समझा वे ही जीवन में सफल हुए। लेकिन सबसे निराशाजनक बात यह थी कि हान ली ने जो शब्द अभी कहे थे वे प्राथमिक रूप से सत्य थे। सम्मानित बुजुर्गों के उन सच्चे व्यक्तिगत शिष्यों की तुलना में हान ली को केवल तस्करी के सामान से ज्यादा कुछ नहीं माना जा सकता है। सात रहस्य संप्रदाय का कोई भी अन्य शिष्य उसे आसानी से हरा सकता था। यदि वह अपने रुतबे का दिखावा करने और अहंकारी होने की कोशिश करेगा तो सच्चाई तुरंत सामने आ जाएगी। हान ली ने लिटिल अबेकस की चापलूसी को शांति से सुनते हुए मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ये लगभग वैसा ही था मानो वह किसी डिनर पार्टी में हो। वरिष्ठ शिष्य हान को मार्शल आर्ट में मजबूत होना चाहिए। यदि वह रिंग में प्रवेश करता तो वह निश्चित रूप से इन सेनानियों को बुरी तरह से हरा देता। निश्चित रूप से। मैच देखने के दौरान लिटिल अबेकस लगातार हान ली की चापलूसी करता रहा। कितनी अजीब बात है। इतने प्रतिष्ठित शिष्य के पास जबरदस्त आंतरिक शक्ति होनी चाहिए, लेकिन वह बिल्कुल अप्रभावी क्यों दिखता है। वह दुबला पतला और कमजोर दिखता है और उसकी आंखों में उन लोगों की चमक नहीं है जिन्होंने अपने EQ पॉइंट को तोड़ दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना करीब से देखता हूँ, वह एक सामान्य बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं है जो मार्शल आर्ट नहीं जानता है। छोटा अबेकस और अधिक हतप्रभ हो गया। परिणाम तय हो चुका है। हान ली की हल्की आवाज ने तुरंत लिटिल अबेकस को उसकी सोच से दूर कर दिया था। आश्चर्यचकित होकर लिटिल अबेकस तेजी से रिंग की ओर देखता है। जैसा कि पता चला, कृपाण चलाने वाले ने अपना हथियार एक तरफ गिरा दिया था। एक हाथ ढीला था जबकि दूसरा घाव से जकड़ा हुआ था। उनका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने समर्पण की घोषणा नहीं की।
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि दोनों शिष्यों के बीच की ताकत बहुत अधिक भिन्न नहीं थी। यदि वह अभी अभी नहीं फिसला होता तो वे बराबरी पर होते। जब लिटिल अबेकस ने ये देखा तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे और उसने धीरे से कहा, कितनी शर्म की बात है। क्या गलत? शर्म से आपका क्या मतलब है? हानली ने कुछ भी उल्लेखनीय नहीं देखा, लेकिन ऐसा लगा कि उसके बगल वाले युवा के लिए यह मामला नहीं था। अगर फेटीवान की टीम ने ये लड़ाई जीत ली होती तो यह उनकी तीसरी जीत होती और उनकी 5 में से सर्वश्रेष्ठ 3 प्रतियोगिता समाप्त हो जाती। ये शर्म की बात है कि वह इसे यहीं खत्म नहीं कर सके। ओह, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वांग डापान की ओर से बचा हुआ व्यक्ति मार्शल आर्ट में हमारा सबसे मजबूत शिष्य है। वह लाइटनिंग फास्ट सेबर का उपयोग करता है, जो अतुलनीय रूप से भयंकर है और धातु को तोड़ने में सक्षम है। हाँ, वरिष्ठ शिष्य ली की ताकत को प्रत्यक्ष रूप से देखने में सक्षम होने के लिए मैं यहाँ यूं ही नहीं आया हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि झांग चांग गुई के पक्ष में कौन आता है, हमारी जीत सुनिश्चित है। छोटा अबेकस, जो अपने नुकसान के बारे में उदास था, जल्दी से एक बार फिर उत्साहित हो गया, क्योंकि उसने इस वरिष्ठ शिष्य ली के बारे में बात करना शुरू किया। तो यह अंतिम मैच होगा? हान ली ने पूछा। वह आश्चर्य हुआ कि यह वरिष्ठ शिष्य ली कौन था। ऐसा लगता था कि वह वास्तव में संप्रदाय के प्रमुख लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस समय फेटीवान की ओर से एक गंभीर आकृति सामने आई। जब वह रिंग के मध्य तक गया तो युवक ने एक लंबी कृपाण पकड़ रखी थी। बिना एक भी शब्द बोले उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वरिष्ठ शिष्य ली, वरिष्ठ शिष्य ली, वरिष्ठ शिष्य ली। इस युवा को रिंग में आते देख हर कोई उत्साहित हो गया और सभी उसका नाम पुकारने लगे। प्रत्येक चिल्लाहट के साथ वे और तेज हो गए, जब तक कि अंततः उन्होंने अपनी आवाज की भयावहता से पूरी रिंग को हिलाना शुरू नहीं कर दिया। इस समय एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो किसी विशिष्ट पक्ष की जय जयकार कर रहा हो। इस युवा के लिए केवल एक ही सर्वसम्मत रोना था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 18। वरिष्ठ शिष्य ली 2। अध्याय 18। वरिष्ठ शिष्य ली 2। क्या ये वरिष्ठ शिष्य ली बहुत प्रसिद्ध था? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? हान ली इस वरिष्ठ शिष्य ली की लोकप्रियता से बेहद आश्चर्यचकित थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आप ये भी नहीं जानते कि वरिष्ठ शिष्य ली कौन है। ठीक है, मैं कुछ वर्षों तक एकांत में था। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मेरी याददाश्त वाकई खराब है। 7 रहस्य संप्रदाय में कोई ऐसा शिष्य कैसे हो सकता है जो वरिष्ठ शिष्य ली के बारे में नहीं जानता हो? ये वह पूर्व धारणा ही थी जिसके कारण मैं गलती से आपके एकांत के बारे में भूल गया। छोटे अबेकस को अचानक एहसास हुआ, क्योंकि उसने जल्दी से माफी मांगी। क्या आप मुझे इस वरिष्ठ शिष्य ली के बारे में और बता सकते हैं? वरिष्ठ शिष्य हान, निश्चित रूप से मैं कर सकता हूँ। खैर, संप्रदाय का हर कनिष्ठ शिष्य वरिष्ठ शिष्य ली की कहानी जानता है। वरिष्ठ शिष्य ली के प्रतिद्वंद्वी को झिझकते देख लिटिल अबेकस ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए हान ली को वरिष्ठ शिष्य ली की कथा समझाई। वरिष्ठ शिष्य हान, मुझे घमंड करना पसंद नहीं है, लेकिन वरिष्ठ शिष्य ली की कहानी 7 रहस्य संप्रदाय के कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों शिष्यों को पता है। एक संक्षिप्त परिचय के बाद लिटिल अबेकस ने वरिष्ठ शिष्य ली की कहानी का खुलासा करना शुरू किया, और कहानी वास्तव में पौराणिक थी। इस वरिष्ठ शिष्य ली ने लगभग 4 साल पहले संप्रदाय में प्रवेश किया था, लेकिन वह हान ली से अलग बैच से थे। वह भी प्रारंभिक परीक्षा में असफल रहे और एक अनौपचारिक शिष्य के रूप में संप्रदाय में प्रवेश किया, लेकिन आधे साल के बाद उन्होंने न केवल अपने समूह के सभी अनौपचारिक शिष्यों में से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए, बल्कि उन्होंने अन्य वरिष्ठ शिष्यों के साथ भी प्रतिस्पर्धा की। 30 से अधिक वरिष्ठ शिष्यों को अकेले ही हराने और कई रिकॉर्ड तोड़ने के बाद वरिष्ठ शिष्य ली ने संप्रदाय में उच्च अधिकारियों का बहुत ध्यान आकर्षित किया था। गहन निरीक्षण के बाद हर कोई हैरान था कि वरिष्ठ शिष्य ली की हड्डियां बेहद सामान्य थीं और यहाँ तक कि उनकी क्षमता भी सीमित थी। इससे सभी उच्च अधिकारी निराश हो गए,
इसलिए किसी भी उच्च अधिकारी ने उन्हें अपने निजी शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। 2 साल के बुनियादी प्रशिक्षण के बाद उन्हें एक रक्षक के शिष्य के रूप में नियुक्त किया गया और केवल 7 रहस्य संप्रदाय में सबसे बुनियादी मार्शल कौशल सीखने में कामयाब होने के बाद ही उन्हें नियुक्त किया गया। जिस विंडस्टॉर्म सेबर तकनीक में वह पारंगत थे, वह 7 मिस्ट्री संप्रदाय में सबसे अधिक सिखाए जाने वाले मार्शल कौशल में से एक था। यदि यह उनकी कहानी का अंत होता, तो वरिष्ठ शिष्य ली को महान नहीं माना जा सकता था, बल्कि उन्हें एक अच्छी शुरुआत और कमजोर अंत वाला व्यक्ति माना जा सकता था। लेकिन थोड़े समय के बाद केवल इस सामान्य मार्शल कौशल विंडस्टॉर्म सेबर तकनीक पर भरोसा करते हुए उन्होंने उस वर्ष की वार्षिक प्रतियोगिता में सभी शिष्यों को पछाड़ दिया। केवल एक ही तकनीक का उपयोग करके और 16वें स्थान पर रहकर वह अपनी पीढ़ी में सबसे सफल व्यक्ति बन गए, जिसने एक बार फिर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। बाद की वार्षिक प्रतियोगिताओं में वरिष्ठ शिष्य ली अतुलनीय रूप से साहसी और शक्तिशाली थे और सभी प्रतिस्पर्धियों को एक तेज तलवार की तरह पार कर गए। उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से उच्च पद प्राप्त किया, सभी नए शिष्यों के लिए गौरव और सम्मान प्राप्त किया। पिछले वर्ष की वार्षिक प्रतियोगिता में वह वास्तव में तीसरे स्थान पर था। किसी को पता होना चाहिए कि पहले 2 रैंक के शिष्य पहले से ही 10 वर्षों से अधिक समय से संप्रदाय में थे। ये दोनों शिष्य पुरानी पीढ़ी के सदस्य थे। उनकी उम्र लगभग 27 या 28 वर्ष थी और वरिष्ठ शिष्य ली की तुलना में उनमें बहुत अधिक आंतरिक शक्ति थी। ऐसे भी कई लोग थे जो मानते थे कि यदि वरिष्ठ शिष्य ली के पास 2 शीर्ष रैंक वाले शिष्यों के समान आंतरिक शक्ति होती, तो वरिष्ठ शिष्य ली को निस्संदेह स्थान दिया जाता। प्रथम, ठीक इसी वजह से वरिष्ठ शिष्य ली ने एक बार फिर उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण से गुजरने और 7 रहस्य संप्रदाय के विभिन्न बाहरी मामलों में मदद करने के लिए संप्रदाय के बाहर भेजे जाने के लिए नामांकित किया गया। जबकि उसी पीढ़ी के शिष्य अभी भी प्रशिक्षण ले रहे थे, वरिष्ठ शिष्य ली ने 7 मिस्ट्री संप्रदाय के लिए लंबे समय तक सराहनीय सेवा प्रदान की थी और उन्हें जियांग हू में टाइगर ली उपनाम भी दिया गया था, जिसके बाद उन्हें 7 सुप्रीम डिवीजन में प्रवेश करने की अनुमति दी गई और उन्हें उच्च ग्रेड मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का मौका मिला। हान ली प्रभावित होने से खुद को नहीं रोक सका। कहानी सुनने के बाद यदि उसने जो कुछ भी सुना वह वास्तविक था, तो वरिष्ठ शिष्य ली वास्तव में असाधारण थे। वरिष्ठ शिष्य ली ने एक अनौपचारिक शिष्य के रूप में शुरुआत की और फिर भी वह आज जो परिणाम प्राप्त कर सके, वह वास्तव में कितना सराहनीय है। झांग चांगुई की ओर से उन्होंने लंबी चर्चा के बाद अनिच्छा से किसी को बाहर भेज दिया। जिस शिष्य को उन्होंने बाहर भेजा था, वह अपेक्षाकृत मजबूत लग रहा था, जिसने अपनी कमर के चारों ओर लटकी म्यान से एक उंगली जितनी मोटाई वाली चमचमाती तलवार निकाली हुई थी। तलवार थामने वाला शिष्य निश्चित रूप से कोई सामान्य पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति नहीं था। जब वरिष्ठ शिष्य ली को एहसास हुआ कि कोई रिंग में दाखिल हुआ है, तो उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली, जो चमक से भरी हुई लग रही थी। वरिष्ठ शिष्य ली जोर से चिल्लाए। उसकी अचानक चीख वज्रपात के समान पूरे क्षेत्र में गूंज उठा, जिससे हर किसी के कानों में गूंजने लगी। उनके प्रतिद्वंद्वी पर भी चीख पुकार का असर हुआ और उनके चेहरे पर डर के भाव उभरने लगे। जैसे ही वह चिल्लाया, वरिष्ठ शिष्य ली ने पहले ही अपनी कृपाण निकाल ली थी। गति की एक झलक के साथ एक भ्रामक कार्रवाई ने दसियों ब्लेड छायाओं को छोड़ दिया, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी कई ब्लेडों के घेरे में फंस गया। हालांकि वरिष्ठ शिष्य ली का प्रतिद्वंद्वी तेज तर्रार और सतर्क था। हालांकि वह थोड़ा घबरा गया था, उसकी तलवार की चाल कपटपूर्ण और चालाक थी और वह अभेद्य रक्षा के साथ ब्लेड के सभी हमलों को रोकने में कामयाब रहा। ये व्यक्ति कौन है? हान ली पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह 5वें बुजुर्ग झाओ जी लिंग का बेटा है। उन्होंने विलो स्वोर्डप्ले नामक जिस कौशल का प्रदर्शन किया, उससे लड़ना बेहद कठिन है। वरिष्ठ शिष्य ली की तुलना में वह कितना अच्छा है। स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ शिष्य ली अभी भी मजबूत हैं। छोटे अबेकस ने अपने चेहरे पर गर्व की चमक के साथ कहा। हम
झांग चांदगुई ने इसके बजाय एक मजबूत विशेषज्ञ को क्यों नहीं भेजा? हे झाओ ज़िलिंग पहले से ही उनमें से सबसे मजबूत था। हमारे कनिष्ठ शिष्यों में वरिष्ठ शिष्य ली को कौन हरा पाएगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किसे भेजते हैं, ये बेकार है। लिटिल अबेकस अपने प्रतिद्वंद्वी के दुर्भाग्य पर आनंद लेने के संकेत के साथ खुश हुआ। दरअसल, हालांकि झाओ ज़िलिंग की तलवारबाजी अराजक नहीं थी, लेकिन उसके पास हत्या के इरादे की कमी थी। वरिष्ठ शिष्य ली द्वारा उन पर लगभग हार की स्थिति तक दबाव डाला गया था। साथ ही, जिनके पास अधिक अनुभव है वे एक नज़र में बता सकते हैं कि झाओ की हार केवल समय की बात थी। हान ली ने एक पल के लिए देखा, इससे पहले कि उसके दिल में एक और संदेह पैदा हो गया। एक चीज है जो मुझे अब भी अजीब लगती है, यहाँ सभी शिष्य युवा पीढ़ी के क्यों हैं? हमारे सभी वरिष्ठों के बारे में क्या? भले ही नियम उत्साह के लिए उन्हें लड़ाई में शामिल होने से रोकते हो, फिर भी एक या दो को देखने के लिए आना चाहिए। हालांकि वहाँ एक भी वरिष्ठ शिष्य नहीं है। ऐसा क्यों है? हान ली ने खुलकर अपने दिल के संदेह को व्यक्त किया। हान ली का सवाल सुनने के बाद लिटिल अबेकस के हाव भाव बिल्कुल बदल गए और जब उसने हान ली को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। इससे हान ली को बेहद हैरानी हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कोई ऐसा प्रश्न पूछा हो जो संप्रदाय में वर्जित माना जाता हो? एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 19 जियांगहू में लड़ाई अध्याय 19 जियांगहू में लड़ाई। वरिष्ठ शिष्य हान, आप वास्तव में बाहरी दुनिया के प्रति बहरे हैं। संप्रदाय में यह इतना बड़ा आयोजन था और फिर भी आपको इसके बारे में पता नहीं था। भले ही आप एकांत में थे, आपके स्वामी को इसके बारे में आपसे बात करनी चाहिए थी। लिटिल अबेकस का लहजा और अधिक संदिग्ध होता जा रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। सवाल सुनने के बाद हान ली ने बोलने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने एक पदक निकाला और उसे लिटिल अबेकस को निरीक्षण के लिए सौंप दिया। वरिष्ठ शिष्य हान, आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास कब है भी तुम पर शक किया? मैं आप पर विश्वास कैसे नहीं कर सकता? जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मुझे एहसास हुआ कि तुम परिचित लग रहे हो। मैं तुमसे बहुत पहले मिला होगा। हे। लिटिल अबेकस ने तुरंत पदक को स्कैन किया और यह पता चलने पर कि हान ली वास्तव में किसी बुजुर्ग का शिष्य था, वह तनाव को कम करने के लिए जोर से हंसा। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं? हान ली अभी भी उस प्रश्न को लेकर चिंतित था जो उसने पहले पूछा था। बेशक, कोई समस्या नहीं है। अरे, ये भयानक है। मुझे आशा है कि मैंने इस आदमी को नाराज नहीं किया होगा। छोटा अबेकस बुदबुदाया और उसका दिल कांप उठा। फिर उसने हान ली को मामले की पूरी सच्चाई बता दी। पिछले कुछ वर्षों से सेवन मिस्ट्रीज संप्रदाय और फरवुल्फ गैंग के बीच आसपास के धनी शहरों पर नियंत्रण की खातिर अधिक से अधिक झड़पें हुई। कुल मिलाकर दो प्रमुख शक्तियों के बीच 10 से अधिक झड़पें हुई और दोनों को काफी हताहत होना पड़ा। घुड़सवार डाकुओं के रूप में प्रशिक्षित जंगली भेड़िया गिरोह के सदस्य बेहद क्रूर थे, जैसे कि वे मौत से नहीं डरते थे और खून देखकर वे पागल हो जाते थे। साथ रहस्य संप्रदाय के शिष्यों के पास बेहतर मार्शल आर्ट होने के बावजूद उनके पास सही प्रकार की हत्या का इरादा नहीं था जो आवश्यक था, और जंगली भेड़िया गिरोह से लड़ते समय वे हमेशा बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने से बचते थे। इस प्रकार अंत में साथ रहस्य संप्रदाय को अधिक हताहत होना पड़ेगा। कुछ दौर की लड़ाई के बाद सेवन मिस्ट्री संप्रदाय के उच्च अधिकारी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और इस प्रकार उन्होंने फरवुल्फ गैंग के सदस्यों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपने संप्रदाय के अधिकांश शिष्यों को संगठित कर लिया था। साथ रहस्य संप्रदाय ने ऐसा क्यों किया, इसके दो कारण थे। सबसे पहले, इसके क्षेत्र के भीतर के कस्बों का नियंत्रण इतना मूल्यवान था कि इसे खोया नहीं जा सकता था, और दूसरे, शिष्यों को रक्तपात के लिए उपयोग किया जाता था, जिससे उन्हें जियांगहू में व्यावहारिक युद्ध का अनुभव प्राप्त करने की अनुमति मिलती थी। फिर भी पिछली कुछ लड़ाइयों के दौरान साथ रहस्य संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों को बढ़त मिलने के बावजूद बहुत अधिक लोग हताहत हुए थे।
यहाँ तक कि कुछ पुराने वरिष्ठ भी संप्रदाय में जीवित लौटने में विफल रहे थे। लिटिल अबेकस के ये कहने के बाद वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसके बाद संप्रदाय के नेताओं ने आंतरिक शिष्यों को कुछ छोटे मिशनों की देखभाल करने और जियांगहू में कहीं और अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देकर रणनीति बदल दी। युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाने के बाद वे वापस आते थे और जंगली भेड़िया गिरोह के खिलाफ संघर्ष में शामिल होते थे। ऐसा करने से इसने हताहतों की संख्या को प्रभावी ढंग से कम कर दिया। अब प्रत्येक आंतरिक शिष्य के पास संप्रदाय में 2 साल का प्रशिक्षण होने के बाद उन्हें जंगली भेड़िया गिरोह के खिलाफ लड़ने का काम सौंपा जाने से पहले अनुभव प्राप्त करने के लिए कुछ छोटे मिशनों का प्रभार लेने के लिए पहाड़ से नीचे भेजा जाएगा। टील दोहराव, मुझे पता है, और इसलिए पुराने वरिष्ठ शिष्यों को पहले ही पहाड़ से बाहर भेज दिया गया था। केवल कुछ रक्षकों और कनिष्ठ शिष्यों को छोड़ दिया गया था जिन्होंने अभी तक अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था। सुनने के बाद हान ली को अचानक समझ आया कि 4 साल पहले की तुलना में अब पहाड़ पर मतभेद क्यों हैं। डान, जैसे ही तलवार आकाश में उड़ी, एक ध्वनि उत्पन्न हुई। झाओ ज़िलिंग का बायां हाथ उसके दाहिने हाथ के घाव को दबा रहा था, और जैसे ही वह कुछ कदम पीछे हटा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने जोर से सांस ली। वरिष्ठ शिष्य ली की क्रूर कृपाण तकनीकों के तहत झाओ ज़िलिंग के पास पीछे हटने का समय नहीं था, और इस प्रकार उसके पास हमले को रोकने के लिए अपने हाथ में तलवार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि उसकी आंतरिक शक्ति अपर्याप्त थी, उसके पास मौजूद हथियार झड़प के कारण हवा में उड़ गया था। वरिष्ठ शिष्य ली, आप वास्तव में दुर्जेय हैं। ये कनिष्ठ भाई अपनी हार स्वीकार करता है। झाओ ज़िलिंग थोड़ा झुकते हुए जबरदस्ती मुस्कुराया। दर्शकों के बीच जोरदार उद्घोष गूंज उठा। वरिष्ठ शिष्य ली, क्या सुंदर मार्शल कौशल है। वरिष्ठ शिष्य ली, उत्कृष्ट कृपाण तकनीक। वरिष्ठ शिष्य ली, कृपया मुझे कुछ मार्गदर्शन दें। उनकी मूर्ति के लिए प्रशंसा की चीखें गूंज उठी, जिसकी ध्वनि पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। वरिष्ठ शिष्य ली ने विशाल कृपाण को हवा में उठा रखा था जबकि उसके गाल लाल हो गए थे। शुरू में ऐसा लगा कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। वरिष्ठ शिष्य ली ने शांति से कहा, मुझे अभी भी बहुत जरूरी काम करने हैं। अलविदा। पीछे मुड़कर वरिष्ठ शिष्य ली ने क्षेत्र को तेजी से छोड़ने के लिए एक आंदोलन तकनीक पर भरोसा किया। ZZ, वरिष्ठ शिष्य ली न केवल कृपाण कला में कुशल हैं, उनकी मूवमेंट तकनीक भी बेहतर है। हाँ हाँ, प्रशंसा के शब्द गूंजने लगे। हान ली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। इस वरिष्ठ शिष्य ली की मार्शल आर्ट वास्तव में बुरी नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें एक किशोर की तरह ही सुर्खियों में रहना पसंद था। उसके विचार करने के बाद हान ली फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। वह स्वयं वरिष्ठ शिष्य ली से अधिक उम्र का नहीं था, और फिर भी उसकी सोच एक बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बहुत अधिक परिपक्व थी। ऐसा लगता है कि दैवीय मंत्रोच्चार का अभ्यास करने के बाद उसकी मानसिक स्थिति अपने साथियों की तुलना में तेजी से परिपक्व हो गई थी। जूनियर ब्रदर, अब तक मुझे अभी भी आपका असली नाम नहीं पता चला है। हान ली ने पास के लिटिल अबेकस पर नजर डाली और अचानक उसके मन में सवाल आया। मेरा नाम जिन डोंग बाओ है। हालांकि वरिष्ठ शिष्य हान मुझे केवल लिटिल अबेकस के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। हान ली द्वारा उसका नाम पूछने के बाद लिटिल अबेकस उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि उसने हान ली का समर्थन प्राप्त कर लिया है और भविष्य में उसका समर्थन करने में सक्षम होगा। अगली बार जब तुम बीमार या घायल हो तो मुझे देखने आओ। मैं तुम्हारा मुफ्त इलाज करूंगा। हान ली ने अपने कंधों को थपथपाया, अपने शरीर को घुमाया और वापस वन क्षेत्र में चला गया। वह अपने पीछे हक्का बक्का जिन डोंग बाओ छोड़ गया, जो अभी भी इस बात पर विचार कर रहा था कि हान ली के शब्दों का क्या मतलब है। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 20 सार निष्कर्षण गोली। अध्याय 20 सार निष्कर्षण गोली। पर्वतीय क्षेत्र छोड़ने के बाद हान ली अभी भी फैटीवांग और झांग चांग गुई के विवाद को सुलझाने के बारे में चर्चा करने वाली आवाजें सुन सकता था।
हान ली ने इस मामले के बारे में चिंता न करने का फैसला किया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब भी वह लिटिल अबेकस की स्तब्ध अभिव्यक्ति के बारे में सोचता, तो वह जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाता। घाटी के बाहर उनके छोटे से भ्रमण ने वास्तव में उनका उत्साह बढ़ा दिया था, और वह पहले की तरह उदास नहीं थे। वह जंगल से बाहर निकला और सीधे आगे चल दिया। रास्ते के अंत में एक छोटा सा नाला दिखाई दिया। हान ली ने अपना सिर ऊपर की ओर झुकाया और चकाचौंध से बचने और खाड़ी से कुछ पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे करने से पहले तेज गर्म सूरज को देखा। उसे लगा कि अभी नहाना कोई बुरा विचार नहीं होगा। जैसे ही वह नीचे की ओर झुका, उसके दोनों हाथ ठंडी खाड़ी के पानी में थे। दर्द से भरी एक आवाज निकली और उसके कानों तक पहुंची। हान ली आश्चर्यचकित था, ये सोचना कि इतने सुदूर इलाके में लोग होंगे। आवाज की आवाज का अनुसरण करते हुए हान ली ऊपर की ओर भटक गया और एक व्यक्ति को शिष्य की पोशाक पहने हुए जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उसका शरीर मरोड़ रहा था, जबकि उसके अंग इधर उधर घूम रहे थे। जैसे ही हान ली ने उस व्यक्ति को देखा, वह समझ गया कि शिष्य एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और यदि उसने अभी मदद नहीं की तो मृत्यु का खतरा हो सकता है। हान ली दौड़कर आया और अपने लबादे से एक लकड़ी का बक्सा निकाला। लकड़ी के बक्से से उन्होंने चांदी की सुइयां निकाली जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करती हुई प्रतीत हो रही थी। जब उन्होंने उन्हें शिष्य की पीठ पर एक्यूपॉइंट में छेद दिया, शिष्य की पीठ पर प्रतिबिंब बिंदुओं का काम पूरा करने के बाद उन्होंने शिष्य के शरीर को घुमाया और उसकी छाती पर स्थित प्रतिबिंब बिंदुओं पर काम करना शुरू कर दिया। जब शिष्य के शरीर को घुमाया गया तो हान ली ने गहरी सांस ली। वह हद से ज्यादा सदमे में था। ये व्यक्ति जो पहले इधर उधर घूम रहा था, कोई और नहीं बल्कि वरिष्ठ शिष्य ली थे जिन्होंने पहले युद्ध में भाग लिया था। स्तब्ध होकर हान ली केवल वरिष्ठ शिष्य ली के चेहरे की विशेषताओं को देख सका। वर्तमान वरिष्ठ शिष्य ली में एक अद्वितीय विशेषज्ञ की छवि बिल्कुल भी नहीं थी। कहीं भी कोई वीरतापूर्ण आचरण नहीं दिख रहा था, केवल दर्द और पीड़ा से भरा एक ठंडा चेहरा था। उसकी विशेषताएं एक साथ विकृत थीं और उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। ये स्पष्ट था कि वरिष्ठ शिष्य ली को सहन करने के लिए बहुत अधिक दर्द हो रहा था और वह लगभग बेहोश होने की स्थिति में थे। हान ली अपने आप में बुदबुदाते हुए शांत हो गया। बहते पानी के समान हान ली के हाथ में चांदी की सुई वरिष्ठ शिष्य ली के शरीर पर लगातार 10 से अधिक बार एक्यूपॉइंट चुभने लगती है। अंतिम चुभन पर हान ली ने अपने माथे पर जमा हुआ पसीना पोंछा और एक सांस छोड़ी। चांदी की सुई के उपयोग और प्रत्येक एक्यूपॉइंट को छेदने के लिए आवश्यक शक्ति से उसकी भारी मात्रा में ऊर्जा समाप्त हो गई। वरिष्ठ शिष्य ली के शरीर को चांदी की सुइयों से छलनी कर दिए जाने के बाद वह अंततः जाग गए और उन्हें होश आ गया। आप हैं? वरिष्ठ शिष्य ली ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी, इसलिए वह कह सकता था कुछ शब्दों से अधिक न कहें। मैं गॉड हैंड वैली से हूँ। अपनी सांस बचाएं और धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाएं। मैं आपको केवल ये याद दिला सकता हूँ कि आपकी बीमारी बहुत अजीब है। मेरे अनुमान से केवल मेरे शिक्षक डॉक्टर मोही तुम्हें बचा सकेंगे, लेकिन दुख की बात है कि वो फिलहाल पहाड़ से दूर हैं। हान ली ने वरिष्ठ शिष्य ली की नब्ज पकड़ी और विचार में अपनी भौहें सिकोड़ ली। द मेडिसिन इज इट। वरिष्ठ शिष्य ली का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कुछ इशारा करने के लिए अपनी भुजाएं उठाईं, लेकिन वह असफल रहा। तुम्हारे शरीर पर बीमारी को ठीक करने की दवा है। हान ली को मोटे तौर पर उसका मतलब समझ में आ गया और उसने वरिष्ठ शिष्य ली से सवाल किया। हाँ, वरिष्ठ शिष्य ली ने देखा कि हान ली ने उसका अर्थ समझ लिया है। उसने अपनी विशेषताओं को शांत किया और अपना सिर हिलाया। हान ली अब विनम्र नहीं रहे क्योंकि उन्होंने मारक औषधि के लिए वरिष्ठ शिष्य ली के शरीर की खोज की। उसे कई बेकार वस्तुएं मिली और उनमें से एक छोटी सफेद सेट की बोतल थी जिसे उसने बाहर निकाला। ये बोतल महंगी सामग्री से बनी थी और कसकर सील भी की गई थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि वरिष्ठ शिष्य ली यही तलाश रहे थे।
जैसे ही उसने बोतल उठाए और वरिष्ठ शिष्य ली पर नजर डाली, उसका अनुमान सही निकला। वरिष्ठ शिष्य ली की अभिव्यक्ति खुशी से भरी थी और उसने उत्सुकता से अपनी आंखें झपकाईं। हान ली ने बोतल खोली और उनकी उम्मीदों के विपरीत हर्बल घटकों की कोई सुगंध नहीं बह रही थी, बल्कि बेहद तीखी गंध थी। जैसे ही हान ली को तीखी गंध महसूस हुई, उसकी अभिव्यक्ति खराब हो गई और उसने सावधानी से बोतल से एक गुलाबी रंग की गोली निकाली। ये गोली देखने में बेहद खूबसूरत थी, फिर भी गोली से निकलने वाली तीखी गंध के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। क्या यह एक औषधीय गोली है? हान ली का चेहरा शांत हो गया। वरिष्ठ शिष्य ली अभी भी बोलने में असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने हान ली को ये बताने के लिए अपनी आंखें झपकाई कि यह सही गोली है। यह एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल ऑर्किड, केकड़े की पूंछ वाले फूल, नीली चींटी के 100 साल पुराने अंडे और साथ ही 23 अन्य शायद ही कभी देखी जाने वाली सामग्रियों से बनाई गई थी। गोली बनने के बाद इसका रंग गुलाबी हो जाता है और इसमें तीखी गंध आती है। इसे ग्रहण करने से मानव शरीर की सारी क्षमताएं खुल सकती हैं, बदले में जीवन शक्ति का उपभोग हो सकता है। क्या मैं सही हूँ? हान ली ने वरिष्ठ शिष्य ली की ओर उदासीनता से देखा जब उसने अपनी आवाज में स्पष्ट स्वर के साथ गोली के विवरण को शब्द दर शब्द सूचीबद्ध किया। जैसे ही वरिष्ठ शिष्य ली ने हान ली के शब्द सुने, उसका चेहरा पीला पड़ गया मानो खून से रहित हो, और उसके चेहरे पर एक उन्मत्त अभिव्यक्ति दिखाई दी। यदि आप इस दवा का सेवन करते हैं, तो आपको असहनीय दर्द सहने के अलावा एक निश्चित अवधि के बाद इसे बार बार निगलना होगा। यदि आप पहली गोली खाने के बाद दूसरी गोली खाने से इनकार करते हैं, तो सबसे अच्छी स्थिति में आप लकवाग्रस्त हो जाएंगे और बदतर स्थिति में आप मर भी सकते हैं। पहली बार जब आपने ये गोली खाई थी, भाग्य ने पहले ही तय कर दिया था कि आप 10 साल से भी कम समय में मर जाएंगे, क्योंकि गोली आपकी जीवन शक्ति को जलाने की कीमत पर आपकी क्षमता को बलपूर्वक उजागर करती है। हान ली ने बिना रुके कहा, आप मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए कि यह एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल नहीं है, हान ली ने कहा। हान ली ने जो कहा उसे सुनने के बाद वरिष्ठ शिष्य ली के चेहरे पर निराशा की अभिव्यक्ति दिखाई दी, जबकि उनकी आंखों में एक अवर्णनीय झटका दिखाई दिया। क्या आप चौंक गए हैं क्योंकि यह विशेष दवा बहुत दुर्लभ है, और फिर भी मुझे पता है कि यह क्या है? हान ली बता सकते थे कि वरिष्ठ शिष्य ली क्या सोच रहे थे। उत्तर सीधा है, मैंने भी ऐसी ही एक गोली खाई है। हान ली के शब्दों ने तनाव तोड़ दिया, क्योंकि वह वरिष्ठ शिष्य ली को लगातार झटका दे रहा था। थोड़ी देर बाद वरिष्ठ शिष्य ली के मन में अविश्वास की अभिव्यक्ति हुई। जिस तरह से मैंने गोली खाई वह आपके खाने के तरीके से अलग था। मैंने कुल मिलाकर केवल एक गोली खाई, लेकिन मैंने गोली को 10 भागों में विभाजित कर दिया, जिसे मैं लंबे समय तक धीरे धीरे निगलता रहा। मैंने जो थोड़ी मात्रा में दवा का सेवन किया, वह मेरे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि यह विशेष गोली और इससे निकलने वाली गंध बहुत स्पष्ट थी। मुझे इस गोली का बहुत गहरा आभास हुआ, इसलिए मैंने आपकी गोली को आसानी से पहचान लिया। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे अलावा इस प्रकार की गोली खाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन किसने सोचा होगा, मेरे साथी शिष्य ने भी गोली खा ली थी। ये कहने के बाद हान ली की निगाहों में वरिष्ठ शिष्य ली के लिए प्रशंसा के साथ साथ दया का संकेत भी था। उस पर टिकी हुई दयनीय दृष्टि को देखने को तैयार नहीं, वरिष्ठ शिष्य ली ने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि उसके दिल की धड़कन अनियमित थी और उसका दिमाग अस्त व्यस्त था। आपको इन गोलियों का सेवन पहले ही कुछ वर्षों तक करना चाहिए था। यदि आप अभी इसका सेवन करने से परहेज करते हैं, तो मैं डॉक्टर मो से आपके लिए एक मारक औषधि बनाने का अनुरोध कर सकता हूँ। हालांकि दवा आपकी खोई हुई जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं कर सकती है, फिर भी यह आपको 20-30 साल का जीवन प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि आपका मार्शल कौशल हमेशा के लिए खो जाएगा। यदि आप इस गोली का सेवन जारी रखते हैं, तो मैं पहले हुई प्रतिक्रिया से यह अनुमान लगा सकता हूँ कि आपके पास अधिकतम 5-6 साल का जीवन बचा होगा, लेकिन जाहिर है
आपकी मार्शल आर्ट केवल बेहतर और बेहतर होती जाएगी, यहाँ तक कि आपकी ताकत से भी अधिक मजबूत होगी। आज प्रदर्शित किया गया, चूंकि आपने ऐसी गोली खाने का साहस किया, इससे मुझे पता चलता है कि आप दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं। चूंकि केवल आप ही अपनी किस्मत का फैसला कर सकते हैं। क्या आप इस दवा को फेंक देना चाहते हैं या इस पर निर्भर रहना चाहते हैं? इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।